Hey everyone, welcome to iKitab. So let's start with the editorial discussion for 15th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए द हिंदू के अंदर एक आज काफी अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है दैट टॉक्स अबाउट द जियो स्पेशल सेक्टर। नाउ अगर आपको याद होगा कि 2021 के अंदर जो आज ही का दिन था यानी कि 15th ऑफ फरवरी को पिछले साल जियो स्पेशल सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी जो रेगुलेशन है उसको यहाँ पर मतलब डिक्रीज करके डीरेगुलेट करके प्राइवेट सेक्टर को इस चीज के अंदर अलाउ कर दिया गया था। तो पिछले एक साल के अंदर जो जियो स्पेशल सेक्टर है हमारा वो किस तरीके से मूव हुआ है एंड मोर इंपॉर्टेंटली जियो स्पेशल सेक्टर होता क्या है, हर एक चीज को हम काफी डिटेल के अंदर इस चीज के अंदर समझेंगे। एंड सेकंड चीज जो हमें बात करनी है दैट इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, जिसके अंदर एक काफी अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है दैट इज अबाउट इंडियाज लुकिस्ट पॉलिसी। ये सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ है, आपने इनके बारे में सुना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो कि काफी अच्छे व्यूज देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का एक एडिटोरियल है जो बात करता है कि इंडिया का जो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। और यूएसए के जो यूएसए का रिसेंट एक डॉक्यूमेंट आया है जो कि इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में बात करता है, उसके कारण जो इंडिया का रोल है इंडो पैसिफिक के अंदर कैसे वो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। देखिए बाकी जितनी भी चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। ये ऑल्दो एडिटोरियल काफी अच्छा है जो कि हमारा हिजाब जो केस है उसके ऊपर है, बट द पॉइंट इज कि इसके अंदर एक बहुत ही पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से हिजाब का जो यूज हो रहा है वो पॉलिटिकल स्फीयर में यूज किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए इसके कारण इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और वैसे भी हिजाब के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ हमने अपने पिछले एडिटोरियल के अंदर डिस्कस की हुई है। सो राइट, सो हम बात करते हैं यहाँ पर पहले एडिटोरियल के बारे में जहां हमें समझना है जियो स्पेशल सेक्टर को। और पहली बात तो इंडिया का जो पोटेंशियल है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और क्या क्या चीजें हम और कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि 15th ऑफ फरवरी 2021 यानी कि पिछले साल आज ही के दिन एक मतलब एग्जैक्टली एक साल पहले कुछ न्यू गाइडलाइंस आए थे जिसके थ्रू जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उसने अपनी पावर्स को डीरेगुलेट किया था, मतलब उसने अपनी पावर को छोड़ दिया था और प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर पहली बार जियो स्पेशल सेक्टर के अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, सो भी फर्स्ट एनिवर्सरी आप मान सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली एक साल हो गया है। तो हम हल्का पीछे जाके समझते हैं कि एग्जैक्टली पिछले एक साल के अंदर हमारा जो जियो स्पेशल सेक्टर है वो किस तरीके से इंप्रूव हुआ है, क्या क्या चीजें इसके अंदर और इंप्रूव करने की जरूरत है और क्या क्या इसका इंपैक्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नो कि जियो स्पेशल सेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो हम हल्का समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जियो स्पेशल सेक्टर जो है क्या। देखिए जियो स्पेशल सेक्टर को आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कोई भी ऐसा डेटा, मतलब देखिए कोई भी ऐसा डेटा या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यूज करती है, मैनेज करती है, एनालाइज करने की कोशिश करती है जियो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोकेशन स्पेसिफिक किसी चीज के डेटा को समझते हैं, मतलब लोकेशन स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड एज जियो स्पेशल डेटा। ठीक है, देखिए जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, अर्थ का मतलब सिंपल समझिए प्लेस। प्लेस यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर लैंड मतलब का एरिया या फिर कोई वाटर का एरिया, कोई भी ऐसा एरिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज जियो। एंड स्पेशल का मतलब होता है स्पेसिफिक, सिंपल वर्ड्स में। तो स्पेशल का मतलब होता है स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस से स्पेसिफिक जो भी डेटाज है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डेटाज हो सकती है, हर एक डेटा को यहां पर यूज करना, हर एक डेटा को यहां पर समझना, दैट इज कॉल्ड एज जियो स्पेशल डेटा। ठीक है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि एग्जैक्टली से समझ कैसे सकते हैं। देखिए जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस आपको पता है एक टाइप का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो कि यूएसए यूज करता है। नाउ इस जीपीएस को जब आप यूज करते हैं अपने फोन्स वगैरह में, तो व्हाट डू यू एक्चुअली डू, आप एक पर्टिकुलर एरिया का जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए आप वहां पर मतलब उसके अंदर कौन कौन से रोड्स हैं, कहां पर कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब आप चीजें चेक करते हैं। अब इसके अलावा आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, आप वहां का डेमोग्राफिक डेटा चेक कर सकते हैं जियो स्पेशल सेक्टर के थ्रू। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वहां पे डेंसिटी कितनी है, कितने फास्ट है, कितने स्लो वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, कहां पे रोड्स बन गए हैं, कहां पे रोड्स नहीं बने हैं, ये सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं जियो स्पेशल सेक्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने रिमोट सेंसिंग डेटा के बारे में सुना होगा जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को यूज करके, सैटेलाइट्स मतलब काफी दूर होते हैं हम सैटेलाइट्स, बट वो हमें एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं और उस डेटा को यूज करके हम अलग अलग तरीकों का डेटा निकाल सकते हैं। ना अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो जब आप सैटेलाइट से या फिर किसी भी टाइप के जो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उससे कोई जियो स्पेशल डेटा लेते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के डेटा को ले सकते हैं। देखिए आप सिंपली वहां का डेमोग्राफिक डेटा ले सकते हैं, वहां पर किस टाइप की बाउंड्रीज आप वो सब देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर बिल्डिंग्स किस तरीके से, डेवलपमेंट किस तरीके से, कहां पर फॉरेस्ट एरिया, कहां पर फॉरेस्ट एरिया नहीं है। पॉइंट इज की एवरी सिंगल डेटा जो भी आप यहां पर सोच सकते हैं ना, वो हर एक मतलब डेटा यहां पर एक जगह के लिए लिया जा सकता है। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स है कि कौन कौन से डेटा ऑलरेडी एक्चुअली लिए जा रहे हैं। जैसे अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारा रिसोर्सेज वगैरह, मतलब किस पर्टिकुलर लैंड एरिया के ऊपर कौन से रिसोर्सेज हैं, वहां पर कौन कौन रहता है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का चीज कहां पर यूज होता है, मतलब कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, कहां पर कौन से कॉरिडोर्स है, कहां पे 2 लेन रोड है, कहां पे 3 लेन रोड है। मतलब पॉइंट इज की एवरी सिंगल डेटा अगर आप उसको लैंड स्पेसिफिक डेटा लेते हो, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस का स्पेसिफिक डेटा यूज करते हो ना, दैट इज कॉल्ड जियो स्पेशल डेटा। ठीक है, आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ गया। देखिए इसके अलावा आप यहाँ पर टोपोग्राफिकल एनालिसिस देख सकते हैं कि कहां पर माउंटेन्स है, कहां पे प्लेन एरियाज है, कहां पे प्लेट्यूज हैं, एवरी सिंगल थिंग यहाँ पर जो आप एक जगह पे ला सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज जियो स्पेशल डेटा।
तो आई होप आपको सिंपल वर्ड्स में समझ आएगा कि जियो स्पेशल डेटा क्या है। देखिए, आप लैंड को मैनेज करना चाहते हो तो एक्जैक्टली कितना एग्रीकल्चर लैंड है, कितना एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, कितना बिल्डिंग वाला लैंड है, कितना रेसिडेंशियल एरिया का लैंड है, फिर कौन कौन से रिसोर्सेज किस लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, कहां कहां पे रिवर्स प्रेजेंट है और रिवर्स को कैसे आप यूज कर सकते हो। एवरी सिंगल डेटा कैन बी एनालाइज्ड थ्रू दीज जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है, ठीक है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी आप समझ गए, जीपीएस हो गया, ठीक है। हमारा इंडिया का कौन सा है, इंडिया का नाविक होगा, नाविक के बारे में आपने सुना होगा, नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पॉइंट इज कि इन सारे के सारे डेटा को एक जगह लेकर आना, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना, दैट इज कॉल्ड एज जियो स्पेशल एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए, आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ गया जियो स्पेशल डेटा क्या होता है। अब हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को प्रॉपर्ली समझते हैं। देखिए, इंडिया का जो जियो स्पेशल डेटा है वो बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमारे जो इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बने हुए हैं जो कि इस चीज के ऊपर काम करते हैं। आपको कुछ के एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर आप समझेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक बॉडी है, फिर हमारा इसरो है, इसरो भी काफी सारे सैटेलाइट से काफी सारा डेटा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, राइट, ऊपर से मतलब स्पेस से हमारे अर्थ के डेटा को ऑब्जर्व करता है। फिर बहुत सारा हमारे पास रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैं। पॉइंट इज के सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर हमारे लोकेशन स्पेसिफिक डेटा को एक जगह पर मैनेज करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे इंडिया का जो जियो स्पेशल डेटा है, जो इकोसिस्टम है हमारा, बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन माना जाता है ये कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके अंदर अभी भी इसका जो जियो स्पेशल देखिए जितना होना चाहिए, ऑल्दो हम काफी स्ट्रॉन्ग तो हैं, बट जितना हमारा पोटेंशियल है, जितना हम पहुंच सकते हैं ना, वहां अभी तक हम पहुंचे नहीं है। अभी हम उस पूरे बेनिफिट को अभी तक ओपन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हम अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर और भी बहुत चीज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कारण देखिए, ऑल्दो हमारा जियो स्पेशल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बट इसके बावजूद हमारे नेशन के जीडीपी के अंदर इसका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इन सब चीजों को हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि पिछले एक साल, एक्जैक्टली एक साल पहले जियो स्पेशल सेक्टर को इससे पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही यहां पर रेगुलेट क्या करते थे। देखिए, नाम देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स, एनआईसीज, ये सब के सब गवर्नमेंट की बॉडीज है। प्राइवेट सेक्टर की बॉडीज आपको एक भी नहीं दिख रही है, राइट। तो इसी चीज के लिए एक साल पहले एक्जैक्टली प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया था, बट स्टिल एक साल हो गया, बट अभी तक हमारे बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं दिखे, ठीक है। इसी चीज को हमें यहाँ पर इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो जैसे ही वो गाइडलाइंस वगैरह आई थी एक्जैक्टली एक साल पहले, तो काफी ज्यादा हाइप, मतलब हाइप होना स्टार्ट हो गया था कि जो हमारा जियो स्पेशल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। यहाँ तक कि बहुत सारी मीडिया की जो चैनल्स थे, उन्होंने तो इतना ज्यादा इसको हाइप कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि देखिए 2021 के अंदर आया था, राइट, ये पर्टिकुलर डेटा यानी कि पिछले साल आया था, 2021 के अंदर आया था, और बोला था कि 2029 यानी कि अगले 8 साल होते होते दिस पर्टिकुलर सेक्टर विल बी ऑफ अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस। मतलब मीडिया ने बिना कुछ बात सोचे समझे डायरेक्टली इसका 1 लाख करोड़ तक का वो कर दिया था। पॉइंट इज देखिए, 1 लाख करोड़ का कोई भी टारगेट यहाँ पर नहीं गवर्नमेंट के द्वारा चूज किया गया था, नहीं किसी और के द्वारा, बट द पॉइंट इज कि अगर ये सच में 1 लाख करोड़ तक का पहुंच जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ऑलमोस्ट 13% की रेट से हर साल इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आज के डेट मतलब 2022 के अंदर हम जितना भी यहाँ पर जियो स्पेशल सेक्टर को यूज करते हैं, उससे 13% इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, उससे 13% इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि इतना हमारे पास ग्रोथ का पोटेंशियल है, इतना हम इतने स्ट्रांगली हम मूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये चीजें यहाँ पर इंप्रूव होनी स्टार्ट हुई थी और जब ये चीजें यहाँ पर इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई थी, जब इन सब चीजों का मीडिया में बात आई थी, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर जो हैं, जो इसके अंदर पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऑब्वियसली शो नहीं करते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट किया, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने अपने अपने सब्सक्रिप्शन वगैरह स्टार्ट की इन सब चीजों में। देखिए, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि देयर वाज अ थिंग कॉल्ड एज मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया करके एक न्यू कंपनी स्टार्ट हुई थी, उन्होंने अपना आईपीओ स्टार्ट किया था। देखो, आईपीओ आप सिंपल वर्ड्स में समझिए, जब कोई पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट होती है, फिर जब उसे फंडिंग की जरूरत होती है ना, तो वो पर्टिकुलर आईपीओ रिलीज करता है, ठीक है। आईपीओ रिलीज होता है जिसके थ्रू वो शेयर्स बेचता है और बदले में वो कुछ पैसे लेता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझिए। अब देखिए, अगर मैप माई इंडिया नाम का एक प्राइवेट सेक्टर था जिसने अपना जिसने बेसिकली अपना आईपीओ लॉन्च किया, इसका मतलब क्या है, यहां पर पहला प्राइवेट इंडस्ट्री आया जिसने इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया। फिर कुछ दिनों मतलब उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जेनेसिस इंटरनेशनल नाम की एक बॉडी आती है, वो फिर से इंडिया के डिफरेंट सिटीज को मैप करने के लिए, डिफरेंट सिटीज के रिसोर्सेज को मैप करने के लिए, उसके लिए फिर से अपना एक दूसरा आईपीओ लॉन्च करती है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर आईपीओ यानी कि मतलब आईपीओ रिलीज होने लगे। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आने लगे। बट द पॉइंट इज कि अभी भी हमारा पोटेंशियल काफी ज्यादा है, बट हम उस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं खेल रहे हैं, बट एटलीस्ट हम यहां पर स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां पर ऑथर जो है ये बोलते हैं कि अगर आप पहले वाले डेकेड्स में देखेंगे, मतलब एक साल पहले से जितना भी पार्ट हुआ करता था उस टाइम देखेंगे, तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, मतलब ना ही इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देता था। द पॉइंट इज कि जो एग्रेसिव स्टांस पिछले 2 साल के अंदर आया है, पिछले एटलीस्ट 1 साल के अंदर आया है, जब से प्राइवेट सेक्टर ने काफी सारा इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, ये चीज पहले देखा नहीं जाता था। तो माना जा रहा है कि जो न्यू गाइडलाइंस जो पिछले साल आए हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया है, राइट, उनको मोटिवेट किया है कि आप आकर अभी सेक्टर के अंदर आके अपने
प्रॉफिट ले सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत सारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये एक बिल्कुल न्यू टाइप का जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है, आपको एक बिल्कुल नया सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है जहां पर आप अपना एक इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हो, आप यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो पॉइंट इज की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर की बॉडीज जो है वो स्टार्ट कर सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में यानी कि जियो स्पेशल सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसका मूड बहुत ही पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, मतलब काफी अच्छा मूड हो गया है। देखिए पॉजिटिव मूड का मतलब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई यहाँ पर, मतलब काफी सारे प्राइवेट सेक्टर की बॉडी जो है वो इसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। सब जो है ये जियो स्पेशल डेटा को यूज करना चाह रहे हैं, जियो स्पेशल डेटा को यूज करके अपने बिजनेस को बूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टिल द क्वेश्चन रिमेंस, क्या हम पूरी तरीके से अपने जियो स्पेशल डेटा को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट बॉडी सबके सब साथ मिलकर यहाँ पर काम कर सकती है ताकि हम इस चीज को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हर्डल्स कौन कौन से हैं, राइट। जो हमारा जियो स्पेशल डेटा है उस चीज को यूज करने के लिए हमारे सामने प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारे पास इसका मार्केट नहीं है। देखिए अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट भी कर दे, ठीक है, बहुत सारा इसके अंदर पैसा लगाए, बहुत सारी चीजें बनाए, बहुत सारा सर्विस क्रिएट करे, बहुत सारा डेटा क्रिएट करे, बट द पॉइंट इज कि हम जो कॉमन पीपल है अगर हम उस सर्विस को यूज ही नहीं करेंगे, जैसे देखिए हम यहाँ पर जीपीएस यूज करते हैं, राइट। अगर कल को मान लीजिए इंडिया अपना खुद का कोई जीपीएस लॉन्च कर देता है तो क्या आपको लगता है कि बहुत ही लोग इजीली जो यूएसए वाला जीपीएस है, जो आपके गूगल का जीपीएस है, उसको छोड़ देंगे एंड आप अपना जीपीएस यूज करना स्टार्ट कर दोगे? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? नहीं होने वाला, राइट। इस चीज को बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो पॉइंट इज कि अभी राइट नाउ प्रेजेंट में हमारा जो जियो स्पेशल मार्केट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो हमारा साइजेबल मार्केट नहीं है पहली बात तो, उसके कारण देखिए मार्केट नहीं होने के कारण हमारे यहाँ पे डिमांड नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो अगर कोई पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर प्रोड्यूस करता भी है तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये समझिए। अब जितना इंडिया का पोटेंशियल है, जितनी बड़ी इंडिया की साइज है उसके हिसाब से हमें उतना डिमांड नहीं मिल रहा है। अगर उसके हिसाब से डिमांड क्रिएट हो जाए तो ऑब्वियसली हमारा जो जियो स्पेशल सेक्टर है, स्पेशली जो प्राइवेट इंडस्ट्री वाली है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो क्वेश्चन कम्स कि हमारे यहाँ पे डिमांड क्यों नहीं है? डिमांड यहाँ पर इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है। सोचिए आपको या मुझे हो सकता है कि 6 महीने पहले तक पता भी ना हो कि एग्जैक्टली जियो स्पेशल सेक्टर होता क्या है, या फिर जो अगर आप देखिए अगर आपने यूपीएससी की ये स्टार्ट की है तो आपने डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको जियो स्पेशल सेक्टर के बारे में मालूम चल गया। बट अगर आप नॉर्मल कॉमन पीपल से पूछेंगे कि जियो स्पेशल सेक्टर का यूसेज क्या होता है तो शायद उन्हें अभी भी मालूम नहीं होगा। तो पॉइंट इज कि लैक ऑफ अवेयरनेस का जो प्रॉब्लम है ना वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट स्कीम्स ये सब जो लॉन्च होती है ना वो इंडिया के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। अब लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब लोगों को पता नहीं है तो क्या होता है, लोगों के पास यहाँ पर उस चीज से रिलेटेड स्किल नहीं है। तो स्किल नहीं है तो जो बहुत सारे लोग हैं वो जियो स्पेशल के बेसिस में जाकर अपनी ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, अपनी डिग्रीज नहीं लेते हैं। तो पॉइंट इज कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। देखिए अगर आप सोचिए जियो स्पेशल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं चलेंगे, राइट। हमें चाहिए स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, स्पेशली वो जो कि जियो स्पेशल सेक्टर के अंदर स्पेशलाइज करें, राइट। उनकी पढ़ाई स्टार्टिंग से लास्ट तक उसी की चीजों में होनी चाहिए, तभी जाकर वो इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस ना होने के कारण लोगों को पता नहीं है, स्टूडेंट्स को पता नहीं है, स्टूडेंट्स को मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, उसके कारण हमारे पास ज्यादा स्किल्ड मैन पावर नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास ये सब नहीं, हमारे पास मार्केट नहीं है, हमारे पास डिमांड नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, उसके कारण ना ही हमारे पास डेटा शेयरिंग का कोई भी मेथड्स अवेलेबल है और ना ही हम इन सब के सब डेटा को यूज कर पा रहे हैं। समझिए डेटा शेयरिंग का यहाँ पर क्या मतलब आता है। डेटा शेयरिंग का सीधा सा मतलब है, अच्छा देखिए मान लीजिए अगर आप जियो स्पेशल सेक्टर का अगर आप कोई डेटा को मतलब करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपने एक पर्टिकुलर सिटी को उठाया, ठीक है। जस्ट सपोज कि आपने अहमदाबाद को उठाया और अहमदाबाद का जितना भी डेटा वगैरह है आपने उस चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज किया, उसने आपने उस सारे के सारे डेटा को मतलब वो कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया। द पॉइंट इज कि आपने अहमदाबाद का कर लिया है, मान लीजिए किसी और पर्टिकुलर पर्सन ने वाराणसी कर लिया है, तो यू मस्ट बी एबल टू शेयर दिस डेटा ना। तो अगर आप इन सब डेटा को एक जगह लेकर आओगे, इन सब डेटा को आपस में एनालाइज करोगे, इन सब डेटा को प्रॉपर्ली कोलैबोरेट करोगे, तभी तो ये चीज काम का आएगा, राइट। एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा यहाँ पर किसी काम का नहीं होता है, और ठीक है, जब तक उसको सेकंड सिटी से कंपेयर ना किया जाए। जैसे सपोज कि अहमदाबाद के अंदर यहाँ पे 2 ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज कि अहमदाबाद के अंदर 2 ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 ट्रैफिक लाइट्स देख लिए, बट हाउ डू यू नो कि 2 ट्रैफिक लाइट सफिशिएंट है या नहीं है? व्हेन यू सी वाराणसी, जस्ट सपोज यू सी दैट वाराणसी के अंदर टोटल 5 ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो नाउ यू सी कि हाँ ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाइट्स होने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो सब है। तो पॉइंट इज कि आपको कंपेयर करने के लिए डेटा चाहिए, राइट। तो अनटिल एंड अनलेस डेटा शेयरिंग यहाँ पर होगा, डेटा शेयरिंग होगा तभी चीज काम करेगा। तो पॉइंट इज कि हमारे यहाँ पे डेटा शेयरिंग नहीं है। डेटा शेयरिंग ना होने का ऑब्वियस रीजन है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और अगर डेटा शेयरिंग नहीं है तो हमारे पास कोई भी ऐसा रेडी टू यूज सॉल्यूशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे सिंपली डायरेक्टली जाकर स्टार्ट कर देंगे।
होंगे। अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री जियो स्पेशल इंडस्ट्री के अंदर आते भी है ना, तो उसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। उसके पास कोई भी यहाँ पर डायरेक्टली कोई हेल्प यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसे बिजनेस नहीं है जो कि ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बूम हो रहा हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी रीजन है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो उस हिसाब से हमें डेटा शेयरिंग का जो काम है ना, उसको और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। हमें डिफरेंट सेक्टर्स को, स्पेशली प्राइवेट इंडस्ट्री को इस चीज के अंदर और ज्यादा इंसेंटिवाइज करना होगा, मोटिवेट करना होगा, ठीक है। तो ऑथर का बोलना यह है कि जब तक ये जितने भी इश्यूज वगैरह हैं, ये सब जब तक एड्रेस नहीं होते हैं, तब तक सिर्फ एक पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, राइट। हमने पिछले साल पॉलिसी बना दिया, बट द पॉइंट इज उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आसपास के जितने फैक्टर्स हैं उसको भी हमें उसके हिसाब से कंड्यूसिव बनाना होगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप समझेंगे तो ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आपसे पूछना हो, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जो जियो स्पेशल डेटा है, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले कुछ सालों से हमारे इंडिया के अंदर जियो स्पेशल डेटा बहुत ज्यादा बूम क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका एक सिंपल सा आप एक रीजन कह सकते हैं कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डेटा पॉलिसी है हमारे यहाँ पे। रिस्ट्रिक्टिव डेटा पॉलिसी को आपको आपने ये चीज सुना होगा कि इंडिया के अंदर डेटा लोकलाइजेशन कंसेप्ट है। डेटा लोकलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि इंडिया के अंदर जितना भी डेटा है, या फिर इंडिया का जितना भी डेटा, एक्चुअली इंडिया के जितने भी लोग हैं उनका जितना भी डेटा है, वो इंडिया के खुद के सर्वर्स के ऊपर रहेगा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। वो इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, मतलब किसी और कंट्री के सर्वर्स पे वो डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो रिस्ट्रिक्टिव डेटा पॉलिसी है उसके कारण हमारा जियो स्पेशल सेक्टर कहीं ना कहीं उतना काम नहीं कर पाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है। अब इंडिया के आसपास दिस इज श्रीलंका, दिस इज बांग्लादेश, ठीक है, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान, एग्जांपल ले लीजिए। अब मान लीजिए कि आपने पूरे के पूरे जो जितना भी इंडो पैसिफिक का एरिया है, उन सारे के सारे इंडो पैसिफिक एरिया के लिए आपने एक डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है। अब जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो यू नीड टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर डेटा टू पाकिस्तान आल्सो, टू अफगानिस्तान आल्सो, टू श्रीलंका आल्सो, एंड टू दिस बांग्लादेश आल्सो, एंड टू म्यांमार आल्सो। तो पॉइंट इज कि अगर आप डेटा यहां पर शेयर करेंगे तभी तो जियो स्पेशल डेटा काम आएगा ना। सोचिए अगर आप इस डेटा को शेयर ही नहीं कर पाएंगे, अगर आप इस डेटा को एक दूसरे को दे ही नहीं पाएंगे, तो पॉइंट इस फिर काम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी रीजन तो ये होगी कि हमारे यहाँ बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव डेटा पॉलिसी है। बट यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि पिछले एक साल से रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर देखिए न्यू गाइडलाइंस आने के बावजूद भी जो यूजर्स यानी कि स्पेशली जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हमें बेसिकली काम करना होगा। ये सब ओवरनाइट नहीं होने वाले हैं, मतलब इन सब चीजों में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये सब चीजें देखिए हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कहीं काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, यहाँ मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। काफी जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसके अंदर भी काफी ज्यादा वो है, कंफ्यूजन है। उनको एक्जैक्टली पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कुछ चीजें नहीं है। नाउ अगेन ऑथर ये चीज मानते हैं कि जो इश्यूज है ये ओवरनाइट तो रिजॉल्व नहीं होने वाली है, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने गाइडलाइंस तो बना दी है, बट उस गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए जो बाकी फैक्टर्स हैं उन सब चीजों को भी इंक्रीज करना जरूरी है, बिकॉज सिर्फ एक गाइडलाइंस बनाने से सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि हमारे जो लोग हैं उनका जो माइंडसेट बना हुआ है काफी सालों से डेटा लोकलाइजेशन का एंड डिफरेंट चीजों का, वो चीज अचानक से हम बोल देंगे कि ठीक है आप जियो स्पेशल डेटा को रिलीज करना स्टार्ट कर दो, तो अचानक से ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हम माइंडसेट जो हमारा बना हुआ डेकेड से वो सब चीजें हट जाएंगी। हमें उन सब चीजों को माइंडसेट को अपने फिर से चेंज करने में टाइम लगेगा, जियो स्पेशल डेटा की तरफ मूव करने में टाइम लगेगा। हम अभी तक लगातार जीपीएस को यूज करते हैं, आपको अचानक से कोई बोल दे कि जीपीएस मतलब को हटा करके आपको इंडियन जीपीएस को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए जो कि इंडिया ने बनाया है, शायद वो उतने फीचर्स प्रोवाइड ना कर पाए जितने जीपीएस प्रोवाइड करता है। तो हम बहुत जल्दी इस चीज के ऊपर अपना डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। बहुत जल्दी हम इन सब चीजों के ऊपर अपना एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इन सब चीजों में टाइम लगता है। इसलिए ऑथर यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंडिया को इस मामले में अग्रेसिव होना पड़ेगा। अग्रेसिव कैसे? एक अग्रेसिव होकर एक बड़ा लीप फ्रॉग लेना पड़ेगा, मतलब काफी बड़ा जंप लेना पड़ेगा। इंडिया ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं चल सकता। इंडिया अगर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो लार्ज कंट्रीज हैं यूएसए, यूके, चाइना, उन सब के लेवल तक पहुंचने में हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें एक लंबा जंप लेना पड़ेगा और उस लंबा जंप लेने के लिए हमें स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। स्पेशली जो हमारा जियो स्पेशल सेक्टर है उस चीज को इंप्रूव करने के लिए हमें एक स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। हमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पर यूज करना होगा। कुछ मेथड्स के बारे में यहाँ पर जो ऑथर है वो बताते हैं। सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि आपको सबसे पहले जो अवेयरनेस है उस चीज को इंक्रीज करनी होगी। लोगों को बताना होगा कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उस चीज के लिए जितने भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जियो स्पेशल सेक्टर से रिलेटेड है, जितने भी पॉलिसीज को आपने, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रखा हुआ है, उन सब चीजों को पहली बात तो पब्लिश कीजिए, उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट सबके लिए यहाँ पर पहली बात तो अवेलेबल कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज है जो इसके अंदर हल्के से भी इंटरेस्टेड है वो इन सब चीजों में जाए, उन सब चीजों में पढ़े, उन सब चीजों में अपने कंफ्यूजन को क्लियर करे और उसके बाद इस पर्टिकुलर चीजों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई कि हमें धीरे धीरे करके अपने अवेयरनेस को इंक्रीज करना होगा। अब जितना भी डेटा यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास है, इन सबको अनलॉक करना होगा और डेटा शेयरिंग को यहाँ पर इंकरेज करना होगा। जो हमने देखिए बेसिकली जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स बात की, उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके सॉल्व करना होगा। इसके अलावा अगर आपको डेटा सारा का सारा शेयर करना है तो उसके लिए आपको एक जियो पोर्टल बनाना होगा। जियो पोर्टल का मतलब एक ऐसा पोर्टल जहां पर सारा का सारा डेटा इजीली अवेलेबल हो और जितने भी पब्लिक फंडेड डेटा वगैरह है या तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एक बहुत ही छोटे से चार्ज से आप उनको एक्सेसिबल कर सकते हैं, ताकि देखिए बदले में आप थोड़ा सा चार्ज लीजिए बट जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो डिफरेंट बॉडीज है, वो इन सब चीजों को एक्सेस कर पाए, वो इन सब डेटा को यूज कर पाए। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर बोला
है कि जो हमारा कल्चर ऑफ डेटा शेयरिंग है उसे प्रमोट करना होगा। एक दूसरे डेटा को यहाँ पर आपस में मर्ज करना होगा, उसको एनालाइज करने के लिए डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल इंडस्ट्री मिलकर के पूरे इंडिया का यहाँ पे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकती, दैट विल बी नियरली इम्पॉसिबल है। द पॉइंट इज कि डिफरेंट, मान लीजिए 100 डिफरेंट बिजनेस की इंडस्ट्रीज आती हैं और 100 डिफरेंट इंडस्ट्री आके थोड़ा थोड़ा भी डेटा कलेक्ट करती है, देन उन सारे के सारे डेटा को शेयर करके एक जगह पर लेकर के कोलैबोरेट करके फिर को क्रिएट करके एक फाइनल डेटा मतलब बनाना, एक फाइनली एनालाइज करना, तब जाकर हम उस डेटा को प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज कि आपको एग्रीकल्चर का एक आउटपुट चेक करना है, ठीक है, आपको मान लीजिए एग्रीकल्चर का आउटपुट चेक करना है। यू नीड टू एनालाइज कि एग्जैक्टली डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कहां पे हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है और कहां पे हमारी प्रोडक्टिविटी ठीक है, ठीक है। तो जस्ट सपोज आपने एक बिजनेस को बोल दिया कि यू गो एंड चेक द डेटा ऑफ केरला, ठीक है। दूसरे को आपने बोल दिया यू गो एंड चेक द डेटा ऑफ तमिलनाडु, एंड थर्ड को आपने बोल दिया यू गो एंड चेक द डेटा ऑफ महाराष्ट्र। जस्ट सपोज आपको इन तीनों स्टेट्स का यहाँ पर डेटा को कंपेयर करना है। द पॉइंट इज कि अ सिंगल इंडस्ट्री अगर इन तीनों ही स्टेट्स के ऊपर जाकर डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी तो इट विल टेक 5 to 10 years, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली तीनों स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो काफी लार्ज स्टेट्स है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सिंपली यू टेक 10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज और आप उनको डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 को यहाँ पर भेज दीजिए, 3 को यहाँ भेजिए एंड 4 को यहाँ भेज दीजिए। नाउ दीज 10 कंपनीज विल वर्क फॉर अराउंड 1 year, दे विल कलेक्ट ऑल द डेटा, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल कोलैबोरेट ऑल द डेटा को शेयर करेंगे और उसके बाद दिस पर्टिकुलर डेटा विल बी एनालाइज्ड, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली वहां पर चेक करेंगे, उसको प्रॉपर्ली एक उसका फाइनल एक डेटा बनाएंगे एंड दे विल रिलीज द फाइनल आउटपुट कि एग्जैक्टली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका प्रोडक्टिविटी किस तरीके से है, किस तरीके से हम उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैं मतलब एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा था कि मतलब व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, कोलैबोरेशन, को-क्रिएशन। वहां पर डिफरेंट जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो एक साथ आकर इन सब डेटा को कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक फाइनल डेटा को क्रिएट करके एक फाइनल चीजें मतलब रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है, अलग अलग जो बिजनेस सेक्टर्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं और फिर लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है पहली बात तो हमें कि हमें अलग अलग टाइप के डेटा को प्रोड्यूस करने की जरूरत होगी एंड दैट विल बी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे, मतलब जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से करना होगा। बट उसके अलावा हमारे पास कुछ फाउंडेशनल डेटास होना चाहिए। फाउंडेशनल डेटास मतलब सिंपल डेटास जो कि पूरे के पूरे इंडिया के कुछ डेटा जैसे होने चाहिए जो कि पब्लिक डोमेन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि टोटल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर का स्टेट कितना है, टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितना है, कितना एग्रीकल्चर लैंड पे ऑलरेडी खेती हो रही है, कितने पे नहीं हो रही है, ये सब जो बेसिक डेटा है उसको ऑलरेडी रखना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर हमें प्रोडक्टिविटी चेक करनी है तो आप पहले जाकर ये चेक करना स्टार्ट कर दो कि खेत कितने हैं। अगर आप एग्रीकल्चर खेत तब जाके ढूंढने जाओगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब इसकी बेसिकली टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो जितना फाउंडेशनल डेटा है, जितना बेसिक चीजें हैं वो सब हमें पहले से ही रेडी करके रखना होगा, राइट। मतलब यही यहाँ पर जो ऑथर जो है वो बोलना चाहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर इंडियन नेशनल डिजिटल एलिवेशन मॉडल का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दिस इज एक टाइप का छोटा सा मॉडल है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेटा लेयर्स बनाए गए हैं डिफरेंट सिटीज के, हर एक सिटी के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, सबका जो डेटा है वो एक जगह पे मतलब कलेक्ट किया गया है। तो पॉइंट इज कि ऐसा ही हम एक दूसरा मॉडल बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं जिसके थ्रू हमारे पास कुछ फाउंडेशनल डेटा ऑलरेडी रेडी होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारे लोकल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना होगा, लोकल सॉल्यूशन जो है उन सबको बेसिकली आपको प्रमोट करना होगा, ठीक है। मतलब इन सब चीजों को आपको यहाँ पर प्रमोट करना होगा ताकि जितना भी डेटा है उन सबको आप यहाँ पर कलेक्ट कर सको एक जगह पर। नाउ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो डेटा लोकलाइजेशन कंसेप्ट है वो इंडिया के अंदर है। इसका मतलब क्या है, इंडिया का कोई भी डेटा यहाँ पर ओवरसीज क्लाउड, ओवरसीज का मतलब होता है फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो फॉरेन कंट्री के कोई जो भी क्लाउड है यानी कि जो ऑनलाइन जो स्फीयर है वहां पर हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इंडिया का अपना खुद का एक स्पेशल डेटा क्लाउड बनाना होगा, इंडिया स्पेसिफिक एक क्लाउड बनाना होगा जहां पर इंडिया का लोकली सारे के सारे डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर सके, हम सारे के सारे डेटा को यहाँ पर रख सकें, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं एक्जेक्टली। कुछ एग्जांपल्स उसके दिए हुए हैं, जैसे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है वो अपना खुद का एक जियो स्पेशल क्लाउड बना सकता है जिसके अंदर जितने भी डिफरेंट वर्किंग प्लान्स है फॉर देयर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, डिफरेंट सोशल फॉरेस्ट्री, डिफरेंट नेशनल पार्क्स, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हर एक चीज का डेटा वहां पर उस पर्टिकुलर चीज के अंदर रख सकती है, ठीक है। सिमिलरली जो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो इसरो है, वो लोग भी डिफरेंट टाइप के डेटास वगैरह बना सकते हैं जो हमारी नेशन की सिक्योरिटी के मतलब से रिलेटेड हो, हमारे जो इंडिया की साइंटिफिक जो डिस्कवरीज वगैरह हैं उससे रिलेटेड हो। तो हमारे जो डिफरेंट टाइप के मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, जो डिफरेंट टाइप की बॉडीज हैं, वो जो है ये सब डेटास बना सकती है और डेटास को साइट स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर रख सकती है, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कुछ रेडीमेड डेटास होगा, उस डेटास को हम यूज करके अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है ट्रेनिंग की यानी कि आपको याद होगा पीछे हमने एक प्रॉब्लम देखा था कि जो हमारे यहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए इंडिया के पास काफी सारे ऐसे लोग तो हैं जो कि जियो स्पेशल में मतलब ट्रेंड है, लेकिन या तो उन्होंने मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम किया हुआ यानी कि जो मतलब जो मास्टर्स लेवल पे जो उन्होंने जियो स्पेशल की ट्रेनिंग ले रखी है, या फिर उन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रखी है, मतलब सिंपली डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो जब वो जॉब वगैरह करने जाते हैं तो उस टाइम उन्होंने डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग्स वगैरह को ले रखा है। द पॉइंट इज कि इंडिया के पास कोर प्रोफेशनल्स नहीं है। हु आर कोर प्रोफेशनल्स होते हैं हु आर एंड टू एंड एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। नाउ अ पर्सन हु हैज डन हिज अंडर ग्रेजुएशन मतलब इन द सेम सेक्टर, हिज मास्टर्स इन द सेम सेक्टर एंड हिज पीएचडी एंड ऑल इन द सेम सेक्टर,
द पॉइंट इज कि सोचिए इसके पास, इस पर्सन के पास कितना ज्यादा नॉलेज होगा। तो इसलिए हमारे ऑथर का यहाँ पर ये चीज बोलना है कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट बैचलर्स प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर भी जियो स्पेशल डेटा को, जियो स्पेशल का जो सेक्टर है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। डिफरेंट आईआईटीज में, डिफरेंट एनआईटीज में भी इन सब चीजों को हमें प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि हमारे पास जो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हो, कुछ हमारे पास ऐसे लोग हों जो कि जियो स्पेशल के अंदर मतलब एक्सपर्ट्स टाइप हो, ठीक है, जो इन सब डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से ले सके। इसके अलावा हमें जियो स्पेशल स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत है, जिसके अंदर इसी चीज के बेसिस पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन वगैरह को पढ़ाया जाए, चीजें लोगों को समझाई जाए, ताकि लोग जो यहाँ पर कोर प्रोफेशनल्स बन सकें। ठीक है, अब अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे पास होंगी तो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए अच्छे प्लेसेस होंगे, हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, हमारे पास अच्छे माइंड्स होंगे, राइट। इन सब चीजों को यूज करके हमारा जो जियो स्पेशल सेक्टर है उसको हम और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। सिमिलरली फाइनली ऑथर ये बोलते हैं कि जो जियो स्पेशल सेक्टर हमारा इंडिया के अंदर है वो बहुत ही राइटली पोजीशनड है। हमारा देखिए, हम एक ऐसे प्लेस के अंदर है जहां पर हमारा प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया है। हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल धीरे धीरे इसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और फोकस देंगे, थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, हमें अभी भी देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हमें अभी ऑब्वियसली क्लैरिटी चाहिए, जो हमने पीछे बात की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें भी कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स बनाने की जरूरत है जहां पे डेटा को स्टोर किया जाए। बट द पॉइंट इज कि अगर हम इन सब चीजों को करते हैं तो हम इन सब चीजों से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी। और फाइनली ऑथर ये बोलते हैं कि लेट्स होप एंड लेट्स मतलब हम इन सब चीजों की उम्मीद कर सकते हैं कि देखिए अभी तो हम ऑल द फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं, बट जब तक कि 10th एनिवर्सरी मना, यानी कि 2021 में ये लॉन्च हुआ था, 2031 तक की अगर आप बात करो, मतलब 10 सालों तक की बात करो, तो लेट्स होप कि हमारे इंडिया जो है जियो स्पेशल सेक्टर के अंदर हमारा जो प्रोजेक्टेड मार्केट वॉल्यूम है उस चीज को काफी ज्यादा इंक्रीज करे। हमारे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इंटरनेशनली स्टैंड आउट हो, मतलब इन सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, काफी ज्यादा पैसे लाएं, काफी सारा अपना नेम एंड फेम लेकर आए। पॉइंट इज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टेक्नोलॉजी है उस चीज को और ज्यादा इंक्रीज करे। और अगर ये ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया का जो जियो स्पेशल सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको हम ऑटोमेटिकली अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज देखिए हमने इसको बहुत ही डिटेल में समझा एक्जैक्टली जियो स्पेशल सेक्टर क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीजें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग हैज बीन डिटेल्ड, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हमने। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं इट इज अबाउट जो इंडो पैसिफिक का जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बट माइंड यू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय सी राजा मोहन। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो जब भी वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखे अगर, या फिर आप उनके कोई आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो जस्ट ट्राई टू कीप इन माइंड, मतलब एक ओपन माइंड रखिए, मतलब हमेशा रख के उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ही राइट्स फ्रॉम अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। वो काफी अच्छी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर इंडो पैसिफिक का जो सिग्निफिकेंस है, हमारा जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसको हम प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या है एग्जैक्टली, देखिए उनका कहना यह है कि जो हमारा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, मतलब इंडिया का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो बेसिकली दो डिफरेंट लेग्स पे चलता है, मतलब दो डिफरेंट पिलर्स है उसके। द फर्स्ट वन इज कि इंडिया का खुद का जो नेशनल एंगेजमेंट है विद बाकी का रीजन, मतलब आसपास के जितने कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया अपना खुद का मतलब जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करना चाह रहा है। एंड सेकंड चीज, इंडिया अपने खुद के रिलेशनशिप को जितने भी लाइक माइंडेड नेशन है, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इनके साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला यह है कि इंडिया जो है अपने आसपास के जितने कंट्रीज हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब कंट्री के साथ देखिए जो यहाँ पर इंडो पैसिफिक का पार्ट है। देखिए व्हाट इज इंडो पैसिफिक? इंडो पैसिफिक सिंपल सा वर्ड, ये वाला पार्ट, यानी कि इंडिया और जो ये वाला जो ओशन है, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो आसपास वाला पार्ट है, इन सारे के सारे एरियाज को आप इंडो पैसिफिक मान सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो आसपास के जितना भी एरियाज है, जितने भी कंट्रीज है, उनके साथ इंडिया पहले तो बायलैटरली अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाह रहा है, और साथ ही साथ जो इंडिया के जो लार्जर जो कंट्रीज है, यूएसए, यूके हो गया, इनके साथ भी अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाह रहा है। ये दो लेग्स है। ठीक है, तो पहला हो गया कि जो स्पेसिफिक कंट्रीज है उनके साथ, और सेकंड हो गया जो लार्जर कंट्रीज है जैसे यूएसए, यूके, इनके साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना। अब देखिए अगर आप पहले की बात करेंगे, जो हमारा जो नेशनल एंगेजमेंट है, मतलब इंडिया जो छोटे छोटे कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहता है, वो बेसिकली इंडिया का जो स्टेचर है, इंडिया का जो कद है, बेसिकली हिस्ट्री के अंदर और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। स्पेशली इंडो पैसिफिक वाले पार्ट में इंडिया की वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। और जो सेकंड वाला है, यानी कि जो हमारे स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, अगर हम डिफरेंट कोलिशंस करेंगे, डिफरेंट पार्टनरशिप करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम यूएस के साथ कोलिशंस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो क्या होगा, इंडिया का जो खुद का नेशनल कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। बिकॉज देखिए यूएसए हमसे अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखेंगे तो काफी आगे है, डिप्लोमेसी के फील्ड में काफी आगे है। देखिए आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि ऑल्दो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जिसका मतलब देखिए हमेशा हर एक कंट्री अपना खुद का ही इंटरेस्ट देखती है, बट इफ सम कंट्री इज लिटरली अगर आपसे वो आगे है तो यू मस्ट ट्राई एंड अचीव कि वो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कर रहा है, आपको उससे चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए ये चीज माननी होगी। ऑब्वियसली यूएसए हमसे पहले आजाद हो गया था, यूएसए हमसे पहले डेवलप हो गया था, तो ऑब्वियसली वो हमसे आगे है, उसकी कैपेबिलिटीज अगर हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी से सीखना है, राइट। तो इसलिए यूएसए के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है खुद की उसको भी बूस्ट कर सकता है। ठीक है,
हम देखिए समझते हैं हम तो इंडिया का जो खुद का जो नोवल अप्रोच है, इंडिया का जो अप्रोच है कि इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया की जो स्टेचर है, जो इंडिया का कद है, उसको इंक्रीज करना है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूएस के स्ट्रेटजी के साथ फिट होता है। अगर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक परसेप्शन टाइप बना हुआ है पिछले कुछ सालों से कि जो वाशिंगटन यानी कि जो यूएस है वो इंडिया को इंट्रैप करना चाहता है एक अलायंस के अंदर, मतलब इंडिया को वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा था कि वो जो इंडिया है बेसिकली यूएस का अलायंस बन जाए। द पॉइंट इज बट कि जो यूएसए है वो इंडिया को कोई भी कमिटमेंट्स वगैरह तो दे नहीं रहा है, ठीक है। आपको ये चीज समझना होगा कि जो इंडिया इंडो पैसिफिक वाला पार्ट है उसके अंदर अगर कोई भी कंट्रीज आपस में कोलिशन करते हैं तो वो लीगल, पॉलिटिकल, मिलिट्री ऑब्लिगेशन से टाइप के बन जाती है, बिकॉज ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एरिया बहुत ज्यादा हमेशा न्यूज में रहता है, बिकॉज आप अगर समझोगे तो जियो स्पेशल जो जितना भी जियो पॉलिटिक्स वगैरह हो रहा है उसका एक सेंटर बन के रह गया है, ठीक है, हमारा जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है। तो अगर आप इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर डायरेक्टली अपना इन्वॉल्वमेंट लाते हो, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर डायरेक्टली इंडिया अपना इन्वॉल्वमेंट लाती है तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास ये ऑब्लिगेशन बनेगा कि आसपास कंट्री के साथ यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करके रखना होगा, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, जो डिफरेंट टाइप की ऑब्लिगेशन होती है, ये ऐसी चीजें हैं जिसको यूएसए बहुत ज्यादा लाइटली लेता नहीं है, ठीक है। यूएसए एक सुपर पावर इसी कारण बना है बिकॉज यूएसए अपने जितने भी कमिटमेंट्स वगैरह है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। देखिए ये बात छोड़ दीजिए कि यूएसए पिछले कुछ सालों के अंदर उसका हालत बहुत खराब है, ठीक है। यूएसए लगातार अपने जो यूनिलेटरल पावर है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, बट जो वर्ल्ड है वहां पर मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जा रही है। द पॉइंट इज बट उसके बावजूद यूएसए अभी तक अगर सुपर पावर बना हुआ है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो अपने ऑब्लिगेशन को बहुत ही सीरियसली लेता है, ठीक है। और यूएसए को अगर आप समझोगे, यूएसए का जो इंडो पैसिफिक का जो अप्रोच है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली अगर आप उसको समझोगे तो उसके अंदर यूएसए सिंपली अपने लोगों को बढ़ा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि यूएसए ये बोल रहा है कि तू भी मेरे पास आ जा, तू भी मेरे पास आ जा, तू भी मेरे पास आ जा, ऐसा नहीं कर रहा है। यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए ऐसे पार्टनर्स को ढूंढ रहा है, यूएसए ऐसे लाइक माइंडेड कंट्रीज को ढूंढ रहा है जिसके साथ वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहा है जिसके पास अच्छे इंसेंटिव्स हो, अच्छे पॉलिटिकल एजेंसीज हो, अच्छे उसके पास मटेरियल कैपेबिलिटीज हो, और इन सब चीजों के अंदर इंडिया जो है परफेक्टली फिट होता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, इंडिया का जो यूएस का जो इंडो पैसिफिक जो पॉलिसीज वगैरह है उसके अंदर इंडिया एक बहुत अच्छे तरीके से फिट होता है। अगर आप रिसेंटली अगर आप जो बाइडेन है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद का इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें बोली हैं। उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि यूएसए चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है वो बहुत ही फ्री रहे, ओपन रहे, कनेक्टेड रहे, प्रॉस्परस रहे, सिक्योर रहे, रेजिलिएंट रहे, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स। देखिए ये वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज हैव बीन यूज्ड डायरेक्टली बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अगर आपकी जीएस पेपर 2 के अंदर या फिर पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑप्शन है उसके अंदर अगर आपको कोई भी चीजें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है बिटवीन इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन डायरेक्टली यूज दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है। आप डायरेक्टली इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट इज कि यूएसए ये सब चीजें चाहता है, बट यूएसए साथ में ये भी जानता है कि अगर यूएसए को ये सब अकम्प्लिश करनी है तो ये अकेला ये सब चीजें नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीजें उसने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर खुद लिखी हुई है कि हम चाहते हैं ये सब रहे, मतलब जो इंडो पैसिफिक वाला पार्ट है वो फ्री ओपन ये सब रहे, बट द पॉइंट इज कि यूएसए अकेला इस चीज को अचीव नहीं कर सकता है। यूएस को यहां पर डिफरेंट कंट्री के साथ अनप्रेसिडेंटेड कॉपरेशन चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए ताकि इस पर्टिकुलर विजन को प्रॉपर्ली फॉलो किया जा सके, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया मतलब इंडिया को इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है यूएसए के द्वारा, और ये बोला गया है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है उसको अप्रिशिएट किया गया है। बोला गया है कि इंडिया कैन बी वन ऑफ द कंट्रीज जो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है उस चीज के अंदर इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर पावर की तरह इमर्ज हो सकता है, ठीक है। अगर आप पिछले देखिए, अगर आप पिछले 2 डेकेड्स की बात करेंगे, पिछले 20 साल के आसपास की बात करेंगे, तो यूएस ने लगातार इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश की है, बिकॉज यूएसए कहीं ना कहीं ये समझता है कि अगर एक स्ट्रॉन्गर कंट्री रही ना, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जो है वो पूरे के पूरे एशिया को एक तरफ एक धागे में बांध कर रख सकती है, मतलब पूरे एशिया को स्टेबलाइज करके रख सकती है। और सेकंड चीज कि जो इंडो पैसिफिक वाला पार्ट है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अमेरिका जो अपने खुद के इंटरेस्ट को यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, उस चीज के अंदर इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, इंडिया यहाँ पर यूएसए के प्यादे की तरह काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो यूएसए बोल रहा है इंडिया वैसे कर रही है। द पॉइंट इज कि इंडिया का अगर आप खुद की पॉलिसी देखेंगे, इंडिया की पॉलिसी भी तो यही है ना कि इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उस चीज के अंदर अपने अपना जो स्टेचर है उस चीज को इंक्रीज करना है, अपना कद को जो है उसको इंक्रीज करना है, और आसपास के एरिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, नॉट थ्रू मिलिट्री पावर बट थ्रू डिप्लोमेटिक पावर, बट थ्रू सॉफ्ट पावर, ठीक है। सो डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर को यूज करके इंडिया अपनी खुद की रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इसी चीज के अंदर देखिए यूएस का जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वो अगर हमें उस चीज को करने में हेल्प कर रहा है तो दैट इज मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। अब देखिए जो बाइडेन का जो रिसेंटली जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया है उसके अंदर रीअफर्म किया गया है। देखिए पिछले जैसा हमने बात की पिछले 20 सालों से, पिछले 2 डेकेड से तो लगातार इंडिया को एक बहुत ही स्पेशल पार्टनर की तरह समझा जा रहा है बाय यूएसए, बट यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो आया है ना, फिर से यहाँ पर जो स्ट्रेटजी आया है, फिर से यहाँ पर यही बोला गया है कि इंडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर, और वो इंडिया के राइस को काफी ज्यादा सपोर्ट करना चाह रहा है। मतलब यूएसए बोल रहा है कि हम इंडिया के कंटिन्यूड राइस को और जो रीजनल लीडरशिप है जो इंडिया यहाँ पर शो कर रहा है उस चीज को हम सपोर्ट करते हैं, एंड दे सीक टू वर्क विद इंडिया। यूएसए यहां पर इंडिया के साथ काम करना
करना चाहता है ताकि साउथ एशिया वाला जितना भी रीजन है उसके अंदर स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। डिफरेंट एरियाज के अंदर इन दोनों कंट्रीज ने ऑलरेडी यहाँ पर कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर आप देखेंगे तो हेल्थ का सेक्टर, स्पेस का सेक्टर, साइबर स्पेस, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन हम कर रहे हैं बहुत सारा। हम यहाँ पर देखिए हमारा मेन एम क्या है, मेन एम है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और उसके लिए हम यहाँ पर बाकी डिफरेंट स्टेप्स को ले रहे हैं। आई होप आप यहाँ पर एक्जैक्टली समझ रहे हैं कि एक्जैक्टली हो गया रहा है। ठीक है, अब देखिए यूएसए ये एक्नॉलेज करता है कि इंडिया जो है एक बहुत ही लाइक माइंडेड पार्टनर है। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक माइंडेड, जहां पर दोनों ही कंट्री की सोच जो है बिल्कुल एक जैसी है। दोनों ही कंट्री यहाँ पर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं। दोनों ही चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है बहुत ही स्टेबल रहे। तो अगर आप समझेंगे तो आप देखिए इंडिया और यूएसए दोनों ही क्वाड का मेंबर्स था, राइट। तो क्वाड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एक ड्राइविंग फोर्स की तरह समझ सकते हैं। इसलिए यूएसए बोलता है कि जो इंडिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है क्वाड के अंदर। देखिए क्वाड अपने आप में एक ड्राइविंग फोर्स है, बट इंडिया एक टाइप का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्वाड के अंदर और जितने भी आसपास के रीजनल फोरम्स है हर एक के अंदर। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अगर जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट जो स्पेशली है, उसको अगर आपको प्रॉपर्ली डेवलप करना है, उनको आगे लेके जाना है, तो उसके लिए इंडिया का डेवलप होना बहुत जरूरी है। प्लस इंडिया यहाँ पर रीजनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट कर सकता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा, अगर आप स्ट्रांग है ना, अगर इफ यू आर स्ट्रांग, तो बाकी कंट्रीज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगी। अगर आप यहाँ पर पावरफुल हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी कंट्रीज आपकी बातें सुनना स्टार्ट कर देगी। सेम चीज यहाँ पर इंडिया के साथ हो रहा है। अगर आप देखेंगे 1998 से पहले, ठीक है, 1998 से पहले इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था तो उससे पहले इंडिया को इतनी ज्यादा वैल्यू देनी आती थी। बट 1998 के अंदर जैसे इंडिया यहाँ पर न्यूक्लियर कंट्री बनती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूएसए एंड बाकी कंट्री के द्वारा इंडिया को पावर देनी स्टार्ट हो गई। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपको मेन चीज समझना है वो है कि इंडिया के ऊपर अचानक से एम्फेसिस क्यों आ रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि इंडिया अपने खुद के पावर स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इंडिया का जो पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, देखिए ये तो हो गया इंडिया की बातें। अब समझिए यूएसए जो लगातार इंडिया के ऊपर जो एम्फेसिस कर रहा है, हमने जो पीछे कुछ स्लाइड्स के अंदर बात की है, बट द पॉइंट इज कि सिर्फ इंडिया के ऊपर ऑब्वियसली एम्फेसिस नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि डिफरेंट अलाइज के साथ काम करे। तो उस अलाइज के अंदर इंडिया भी एक है। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं करना है कि इंडिया यूएसए के बिहाफ पे काम कर रहा है या फिर इंडिया यूएस के बिहाफ पे काम कर रहा है। इंडिया अपने बिहाफ पे काम कर रहा है। बेसिकली इंडिया खुद के इंटरेस्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से फॉलो करना चाह रहा है। अगर आप पिछले कुछ सालों का देखेंगे तो यूएस की जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो इस बात पर मानती थी कि वो डिफरेंट कंट्री के साथ बायलैटरल अलायंसेस रखती थी। मतलब अगर एक पर्टिकुलर रीजन को अगर स्टेबलाइज करना है तो बायलैटरल अलायंसेस रखती थी। अब देखिए जितना भी सार्क वाला मेंबर था, जितना भी सार्क का कंट्रीज था, उसको प्रॉपर्ली वो रखने के लिए, चेक रखने के लिए यूएस ने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी दैट वाज थ्रू पाकिस्तान। मतलब यूएसए ने पाकिस्तान को समझा था कि पाकिस्तान यहाँ पर हेल्प करेगा, उसके यूएसए की हेल्प करेगा सार्क कंट्रीज के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने की। बट पाकिस्तान को तो आपको पता ही है। ठीक है, अब जैसे जैसे बायलैटरल रिलेशनशिप यहाँ पर मतलब डिक्रीज हो रहे हैं तो यूएसए को ये चीज समझ आ गया कि रीजनल आर्किटेक्चर को अगर यहाँ पर इंप्रूव करना है, मतलब रीजनल बेसिस पर इंप्रूव करना है, तो जो कंट्रीज होनी चाहिए वो नेटवर्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूएसए अगर सिंपली एक कंट्री के साथ यहाँ पर काम करेगा तो पूरी के पूरे रीजन को यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबल करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए यूएसए ये समझा है कि यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप को नहीं रखना है, डिफरेंट कंट्री के साथ रखना है, एक नेटवर्क बना के रखना है। तो यूएसए ने इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी देखो, अगर आप रिलेशनशिप रखता है, श्रीलंका के साथ भी रखता है, अलग अलग कंट्री के साथ रखता है। तो अगर आप यूएस की स्ट्रेटजी देखोगे तो देखिए इंडिया जो है क्वाड को एक बहुत ही रिजिड अलायंस की तरह समझता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस की तरह समझता है। बट यूएसए जो है उस क्वाड को एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग की तरह मानता है। यूएसए ये बोलता रहता है, आपको याद होगा यूएसए ने ही यूएसए वो कंट्री थे जिसने ऑस्ट्रेलिया को क्वाड के अंदर इंक्लूड कराया था। अब यूएसए ऑलरेडी डिफरेंट जो क्वाड के टाइप मतलब क्वाड के जैसे ही डिफरेंट मेंबरशिप को मतलब अंदर जाकर पार्टिसिपेट कर रहा है। यूएसए डिफरेंट कंट्री के साथ जाकर अपने रिलेशनशिप को बेसिकली ओपन कर रहा है। ठीक है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, देखिए डिफरेंट कंट्रीज या फिर इंडिया, कोई भी ऐसी कंट्री जो कि एक स्ट्रॉन्ग देखिए अगर एक स्ट्रॉन्गर रहती है ना, यानी कि अगर इंडिया अगर एक स्ट्रॉन्गर रहती है तो वो इस पर्टिकुलर रीजन को प्रॉपर्ली पावरफुल बनाने में हेल्प कर सकती है, स्टेबल बनाने में हेल्प कर सकती है। तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए दो एग्जांपल आपके पास, एक है स्ट्रॉन्ग इंडिया और एक है वीक इंडिया। ठीक है, जस्ट सपोज कि अगर आप यूएस का इंटरेस्ट देख रहे हैं, मतलब अगर आप यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फिर एक बेसिकली वीक इंडिया। देखिए किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग इंडिया विल बी मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंडिया हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने जो स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट कर सकता है, लेकिन एक वीक इंडिया अपना खुद का इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर पाएगा। राइट, इसी चीज के लिए इंडिया की जो कैपेसिटी वगैरह है उस चीज को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की जा रही है। और इंडिया की अगर कैपेसिटी को प्रमोट करना है, स्पेशली अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंप्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले इंडिया को अपने खुद के जो नेशनल कैपेबिलिटीज है उसको इंप्रूव करना होगा। यही पर्टिकुलर चीज इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया गया है। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज और बोली गई है। पहले बात बोला गया है कि इंडिया ने, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 2019 के अंदर जो आरसीईपी हुआ था, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि चाइना ने स्टार्ट किया था, उस चीज में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। राइट, और इंडिया ने अपना खुद का यहाँ पर लॉन्च कर दिया, दैट वाज कॉल्ड एज आत्मनिर्भर भारत। मतलब देखिए आरसीईपी क्या था, आरसीईपी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का एक सिंपल सा मेथड था जहां पर डिफरेंट कंट्री एक साथ
मिलकर ट्रेड कर रही है सिंपल वर्ड्स में। बट इंडिया ने यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इंडिया ने यहाँ पर सिंपली खुद के ही ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया, अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो डिफरेंट कंट्रीज थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब कंसर्न हो गई कि कहीं इंडिया फिर से अपने प्रोटेक्शनिस्ट वेज की तरफ तो नहीं जा रहा है। व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शनिस्ट वेज? आपको याद होगा 1991 से पहले इंडिया का जितना भी मार्केट वगैरह था वो बहुत ही क्लोज था, क्लोज इकोनॉमी की तरह हम लोग थे, जहां पर क्लोज इकोनॉमी के अंदर हमारी जितनी भी चीजें थी हम अपने ही कंट्री के ऊपर रिलाई करते थे, बहुत ही कम चीजें हम बाहर से खरीदते थे, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। बट 1990 के वर्ड के बाद जब एलपीजी आता है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो रिफॉर्म्स आते हैं उसके थ्रू हम लिबरल हुए, हमने प्राइवेटाइज किया और डिफरेंट सेक्टर्स को हमने बाहर के लिए भी मतलब अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी और प्राइवेट मतलब जो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी ओपन कर दिया। तो पॉइंट इज कि जब हमने यहाँ पर आरसीपी को मना कर दिया और फिर से हमने आत्मनिर्भर के ऊपर जब यहाँ पर डिपेंड होना स्टार्ट किया तो बहुत सारी कंट्री कंसर्न हो गई कि कहीं हम फिर से ऐसा तो नहीं कि हम फिर से 1991 के पहले वाले फेज में जा रहे हैं। बट दिल्ली ने यहाँ पर यानी कि इंडिया के जो ऑफिशियल कुछ डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इस चीज को कॉन्ट्रास्ट में मतलब इस चीज के अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि हम कोई पास्ट में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ग्लोबल चेन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, आई होप आप इन चीजों को समझ रहे हैं। तो इंडिया बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से साइड नहीं हो रहा है, इंडिया अपने खुद के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है ताकि इंडिया उस ग्लोबलाइजेशन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि ऑल्दो हमने आरसीपी को एक्सेप्ट नहीं किया है बट हमने बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई, इजराइल, यूके, ईयू यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है, इन सबके साथ अपने हम कहीं कहीं रिलेशनशिप को इंप्रूव कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि जितने भी डिफरेंट एग्रीमेंट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई, इजराइल, इन सबका फाइनल नेगोशिएशन क्या होता है, मतलब क्या फाइनली टर्म्स आते हैं, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत की जा रही है। ठीक है, एग्जैक्टली कौन कौन से एग्रीमेंट्स आते हैं? देखिए, अगर आप कुछ एक्सपर्ट्स की बात मानेंगे वो ये बोलते हैं कि जो बायलैटरल पैक्ट्स हैं दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द रीजनल एग्रीमेंट्स। आरसीपी को अगर आप खत्म करके आप सिंपली जाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो चीज दोनों सेम नहीं है। बट इंडिया यहाँ पर ये बोल रहा है, देखिए इंडिया का यहाँ पर ये कहना है कि हम यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे वो इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करेंगे, ना कि बाकी कंट्री को ध्यान में रख के, राइट। और इंडिया का स्टांस कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है। अगर आप पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो इंडिया जो बहुत सारी कंट्री के साथ डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रही है, स्पेशली अगर आप देखेंगे जो डिजिटल ट्रेड से रिलेटेड है तो बहुत जगहों पर इंडिया का जो बातचीत है वो मानी नहीं जा रही है, जैसे यूएसए, ईयू के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ इंडिया ने जो डिजिटल ट्रेड के जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं उसमें इश्यूज आ रहे हैं। आपको याद होगा डेटा लोकलाइजेशन का इशू। डेटा लोकलाइजेशन के अंदर इंडिया बोलता है कि हम अपने डेटा को बाहर नहीं भेजेंगे, बट बाकी सारी कंट्रीज बोलती हैं कि डेटा को हम बाहर भेजना चाहते हैं और इंडिया को भी बाहर भेजना पड़ेगा, इसलिए इंडिया की यहाँ पर बात नहीं बन रही है। पॉइंट इसके काफी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। बट अगेन द पॉइंट इज कि इंडिया का जो ये स्टेप्स हैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर है, बिकॉज ये इंडिया के खुद के इंटरेस्ट को यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो करता है। ये तो हो गया, हमने यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात की, डिजिटल ट्रेड के बारे में बात की। हम थोड़ा सा मिलिट्री के बारे में समझते हैं। देखिए, इंडिया की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखेंगे कि कुछ कंट्री को हमने काफी सारे वेपन्स वगैरह दिए हैं, बट इसके बावजूद इंडिया की जो इनएबिलिटी है स्पेशली वेपन्स को एक्सपोर्ट करने की वो काफी ज्यादा दिख रही है। मतलब इंडिया बहुत सारे डिफरेंट कंट्री को वेपन वगैरह एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री को स्पेशली इंडिया को अगर अपने आसपास के रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना है तो मिलिटरीली भी इंक्रीज करना होगा। और मिलिटरीली इंक्रीज करने का सबसे बड़ा चीज ये है कि उन कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। और जैसे मान लो छोटी सी कंट्री मान लेते हैं, जैसे भूटान है, ठीक है, भूटान या फिर नेपाल है। अगर नेपाल को या भूटान को अगर आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपली उनको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको वेपन्स बेच सकते हैं। आपके पास जो हाई क्लास वेपन्स है वो भूटान के पास नहीं है, नेपाल के पास नहीं है, राइट। देखिए, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो आपको समझना है एग्जांपल के थ्रू कि ये वो वेपन सिर्फ इंडिया के पास है, इसलिए इंडिया को इन कंट्री को प्रोवाइड करना होगा, तभी ये पर्टिकुलर कंट्रीज जो है उस चीज को यूज कर सकती है, राइट। इसी के लिए इंडिया को अपना खुद का डिफेंस प्रोडक्शन और ज्यादा इंप्रूव करना होगा और उसके बाद ही इंडिया जो अपना एक्सपोर्ट्स वगैरह है उस चीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। ठीक है, देखिए ये सब चीजें करने में टाइम लगने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप समझेंगे तो रिसेंटली हमने बात की थी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कि इंडिया ने रिसेंटली $375 मिलियन का काफी सारे ब्रह्मोस मिसाइल्स हमने प्रोवाइड किए हैं फिलीपींस को। रिमेंबर कि ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस को प्रोवाइड किए गए हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट याद है? कॉन्टेक्स्ट ये था कि चाइना और फिलीपींस के बीच का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा इमर्ज हो गया है। फिलीपींस के कुछ यहाँ पर आइलैंड्स वगैरह है जहां पर चाइना इलीगली कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इस चीजों को टैकल करने के लिए, इन चीजों को प्रॉपर्ली रोकने के लिए फिलीपींस ने एक डेटरेंस के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदी है इंडिया से। तो पॉइंट इज, देखिए फिलीपींस के अंदर जो भी चीजें यहाँ पर इंडिया ने की है, मतलब ब्रह्मोस जो बेचा है, उससे हो सकता है कि फिलीपींस और जो चाइना का वॉर ना हो, मतलब कोई भी चीज ना हो, कोई प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो। बट द पॉइंट इज कि इंडिया के लिए एक डोर ओपन हो गया। ध्यान सोचिए, इंडिया ने फर्स्ट कंट्री को यहाँ पर ब्रह्मोस बेच दिया है। इससे क्या होता है, इंडिया ने एक सिग्नल दिया है कि वी आर रेडी टू डील इन डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो अब डिफरेंट कंट्रीज जिसको भी चाहिए होगा वो डायरेक्टली एशिया के डिफरेंट कंट्रीज, साउथ एशिया के डिफरेंट कंट्रीज वो डायरेक्टली इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं, इंडिया की तरफ अप्रोच कर सकते हैं और इंडिया से इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा डील्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है,
आपको समझना होगा। तो इंडिया जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स वगैरह कर रहा है वो कहीं ना कहीं इन ट्यून है इंडिया के जो जो बेसिकली यूएस का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जहां पर देखिए यूएस भी यही चाहता है कि इंडिया जो है मिलिटरीली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, आसपास के रीजन के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को ज्यादा इंक्रीज कर ले। बिकॉज अगर आप देखेंगे यूएस कहीं ना कहीं इंडिया को पिच कर रहा है अगेंस्ट दिस द राइज ऑफ चाइना, राइट। तो चाइना के राइज को अगर पिच करना है तो उसके लिए इंडिया एक परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है, और एक परफेक्ट एक टाइप का प्लेयर है जो कि चाइना को यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंटर कर सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल जो अगर आप देखेंगे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस बहुत सारे यूएसए और इंडिया ने किए हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया देखिए यूएस का इंटरेस्ट तभी प्रमोट होगा जब इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो प्रमोट होगा, राइट। तो मतलब इन्हीं सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों के अंदर इंडिया और यूएसए का जो डिफेंस का जो जितने भी डील्स हुए हैं बहुत ज्यादा हुई है। डिफेंस का सप्लाई चेन हमारे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। हमारी बहुत जो यूएस की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह थी वो इंडिया आ रही है। पॉइंट इज कि इंडिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है और इंडिया को इस चीज का फायदा उठाना होगा। इंडिया को देखिए नॉट इन द बैड वे बट इन अ गुड वे, इंडिया को इस अपॉर्चुनिटीज को यूज करना होगा अपने आपको मिलिटरीली, अपने आपको इकोनॉमिकली, अपने आपको सोशली, अपने आपको डिफरेंट डेमोक्रेटिकली यहाँ पर इंडिपेंडेंट करने की, अपने आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है। तो यूएस का जो डिजायर है अपने अलाइज को एम्पावर करने के लिए उस चीज को यूज करना होगा। इंडिया का जो खुद का एम्बिशन है एक लार्जर रोल प्ले करने के लिए, दोनों काफी ज्यादा सिनर्जी के अंदर बैठ रहे हैं, काफी दोनों के अंदर सिमिलरिटीज हम दोनों को यूज करके इंडिया इस अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सकता है अपने आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। साइमल्टेनियसली बोला गया है कि अगर इंडिया अपनी खुद की नेशनल कैपेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, आसपास के जितने भी कोलिशंस वगैरह हैं यूएसए के साथ, यूके के साथ, उसमें और ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया का एम्बिशन है टू बी अ लार्जर पावर, टू बी अ ग्रेटर पावर, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक वाला पार्ट है वो अपने आप ही यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो इंडो पैसिफिक का जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सबके सब हमने काफी डिटेल में समझा है इसको कि यूएसए का जो रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट आया है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें बोली गई है इंडिया के लिए और इंडिया उन चीजों को कैसे प्रमोट कर सकता है। तो ये थे हमारे दोनों ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।